नई गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसे स्रोत पर आधारित है जो जीवन की सबसे मूलभूत लेकिन अदृश्य प्रक्रियाओं में से एक को डिकोड करता है। बिल्कुल। पौधों में श्वसन या जिसे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कहते हैं। हम अक्सर श्वसन को सिर्फ हवा के अंदर और बाहर जाने तक सीमित मानते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत आम धारणा है। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। एकदम। जैविक स्तर पर अगर देखा जाए तो श्वसन का अर्थ है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करना। सही कहा, सीसी बॉन्ड्स का टूटना। और दिलचस्प बात यह है कि जानवरों के विपरीत पौधों में गैसों के परिवहन के लिए कोई केंद्रीय प्रणाली या लंग्स नहीं होते। हाँ, उनके पास फेफड़े नहीं होते। बिल्कुल। वे अपनी श्वसन संबंधी जरूरतों को एक अत्यंत विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरा करते हैं। और उस विकेंद्रीकृत प्रणाली की कार्यप्रणाली वास्तव में पौधों की संरचनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना? पौधों का हर अंग, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती, हाँ, वो अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करता है। पत्तियों और तनों में गैसों का सीधा विनिमय स्टोमेटा और लेंटिसेल के माध्यम से होता है। और इसके अलावा अगर तनों या जड़ों के आंतरिक हिस्से का विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि अधिकांश जीवित कोशिकाएं सतह के काफी करीब स्थित होती हैं। बिल्कुल। जो कोशिकाएं गहराई में होती हैं वे अक्सर मृत होती हैं। उनका काम केवल यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। और जो जीवित कोशिकाएं हैं, विशेषकर पेरेन्काइमा कोशिकाएं, हाँ, पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच मौजूद वायु गुहाएं या एयर स्पेसेस एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती हैं जिससे गैसें बिना किसी सक्रिय पंपिंग सिस्टम के हर जीवित कोशिका तक विसरण यानी डिफ्यूजन के जरिए आसानी से पहुंच जाती हैं। तो ये नेटवर्क इस बात को स्पष्ट करता है कि पौधों को गैसों के परिवहन के लिए भारी भरकम अंगों की आवश्यकता क्यों नहीं है। और उनकी श्वसन दर जानवरों की तुलना में बहुत धीमी भी होती है, इसलिए ये निष्क्रिय विसरण उनके लिए पर्याप्त है। सही बात है। अब अगर कोशिका के अंदर की बात की जाए तो स्रोत स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज जैसे अणुओं के टूटने से ऊर्जा एक ही बार में मुक्त नहीं होती। नहीं, एक धमाके में नहीं होती। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसे एंजाइम्स द्वारा बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे एटीपी के रूप में रासायनिक रूप से फंसा लिया जाता है। एटीपी जो कि कोशिका की एनर्जी करेंसी है। बिल्कुल। इस जटिल ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया का पहला कदम ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस, ये शब्द ग्रीक भाषा के ग्लाइकोस, जिसका मतलब शुगर है, और लाइसिस यानी टूटना, इससे बना है। हाँ, और इसे गुस्ताव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ और जे परनास के नाम पर ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे, इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी है। एकदम सही। ग्लाइकोलिसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है और ये पृथ्वी पर मौजूद हर जीव में पाया जाता है, चाहे वो जीव एरोबिक हो जो ऑक्सीजन का उपयोग करता हो या एनारोबिक हो, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता हो। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। ये 10 रासायनिक चरणों की एक श्रृंखला है जहां 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु अंततः 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में विखंडित हो जाता है। और इन 10 चरणों का गणित ऊर्जा के नजरिए से बहुत ही रोचक है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, बल्कि कोशिका को अपने पास से 2 एटीपी का निवेश करना पड़ता है। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। पहला एटीपी तब खर्च होता है जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला जाता है, और दूसरा एटीपी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में बदलते समय खर्च होता है। ये फॉस्फोराइलेशन आवश्यक है ताकि अणु को अस्थिर किया जा सके और उसे 2-3 कार्बन वाले अणुओं में तोड़ा जा सके, जिन्हें हम PGAL और DHAP कहते हैं। और निवेश के उस चरण के बाद पे ऑफ चरण आता है, जहां रिटर्न मिलता है। हाँ, जब 3 कार्बन वाले अणु आगे ऑक्सीकृत होते हैं और अंततः पायरुविक एसिड में बदलते हैं तो कुल 4 एटीपी का निर्माण होता है। और इसके साथ ही NADH के 2 अणु भी बनते हैं, जो कि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन वाहक हैं। इसलिए अगर ग्लाइकोलिसिस के शुद्ध लाभ या नेट यील्ड की गणना की जाए तो हमें 2 एटीपी
और 2 NADH प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि किसी जटिल जीव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक पूरे ग्लूकोज अणु को तोड़ने के बदले सिर्फ 2 ATP का शुद्ध लाभ ऊर्जा के मामले में बेहद अक्षम या इनएफिशिएंट प्रतीत होता है। बिल्कुल। ग्लाइकोलिसिस के अंत में जो पायरुविक एसिड बचता है उसमें अभी भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। अब इस पायरुविक एसिड का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका के पास ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं। सही। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो जीव किण्वन या फर्मेंटेशन का मार्ग अपनाते हैं। किण्वन, जिसमें पायरुविक एसिड का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। हाँ, उदाहरण के लिए यीस्ट में अल्कोहलिक किण्वन होता है। यीस्ट एंजाइम्स जैसे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ स्रोत में यीस्ट के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सीमा का उल्लेख है। वो 13% वाली बात? हाँ, जब माध्यम में इथेनॉल की सांद्रता लगभग 13% तक पहुंच जाती है तो यीस्ट के लिए यह वातावरण विषैला हो जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प जैविक सीमा है। वे अपने ही बनाए गए अल्कोहल से मर जाते हैं और केवल सूक्ष्म जीव ही नहीं, उच्च श्रेणी के जीवों में भी किण्वन देखा जाता है। जैसे जानवरों की मांसपेशियों में जब भारी व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जहां पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन इन दोनों ही प्रकार के किण्वन में ऊर्जा का निष्कर्षण बहुत कम होता है। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि किण्वन में ग्लूकोज की कुल ऊर्जा का 7% से भी कम हिस्सा मुक्त हो पाता है। और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका भी पूरा हिस्सा ATP के उच्च ऊर्जा वाले बॉन्ड्स में नहीं फंस पाता। साथ ही एसिड या अल्कोहल जैसे खतरनाक बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो उस अक्षमता को दूर करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म को छोड़कर कोशिका के ऊर्जा संयंत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचते ही सबसे पहले लिंक रिएक्शन होता है। हाँ, यहाँ पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकलता है और पायरुविक एसिड एक 2 कार्बन वाले यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो जाता है। जिसे हम एसिटाइल CoA भी कहते हैं। इस चरण में भी 2 NADH अणुओं का निर्माण होता है प्रति ग्लूकोज अणु। और ये एसिटाइल कोएंजाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट अणु है जो अगले प्रमुख चरण की नींव रखता है। और वो प्रमुख चरण है क्रेब्स साइकिल, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहा जाता है। इसका नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक हंस क्रेब्स के सम्मान में रखा गया था। सही। इस चक्र की शुरुआत तब होती है जब 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या OAA और पानी के साथ संघनित होकर 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बनाता है। साइट्रिक एसिड बनने के बाद ये चक्र डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीकरण के कई क्रमिक चरणों से गुजरता है। इस प्रक्रिया में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनिक एसिड जैसे मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं और अंततः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का पुनर्जन्म होता है, ताकि चक्र बिना रुके चलता रहे। बिल्कुल। और इस पूरे चक्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें ऊर्जा सीधे ATP के रूप में बड़ी मात्रा में नहीं निकलती। इसके बजाय ये चक्र उच्च ऊर्जा वाले वाहकों का उत्पादन करता है। एक ग्लूकोज अणु से यानी क्रेब्स साइकिल के 2 चक्रों से कुल 6 NADH और 2 FADH2 अणुओं का निर्माण होता है। और साथ ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से 2 GTP के अणु भी बनते हैं जो बाद में ATP में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर यहाँ तक के ऊर्जा उत्पादन का हिसाब लगाया जाए तो ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP और क्रेब साइकिल से 2 ATP मिले हैं। ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में टूट चुका है, लेकिन ATP की संख्या अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 4। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। असल में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार उन सभी NADH और FADH2 अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैद है, जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जमा हो गए हैं। और स्रोत के अनुसार इस फंसी हुई ऊर्जा को निकालने का काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा किया जाता है। ETS श्वसन की पूरी प्रक्रिया का सबसे परिष्कृत और जटिल हिस्सा है।
यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर स्थित होता है। इसे एक आणविक असेंबली लाइन के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें प्रोटीन के कई कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक। NADH से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 यानी NADH डिहाइड्रोजनेज को स्थानांतरित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रेब्स साइकिल में बने FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स सीधे कॉम्प्लेक्स 2 के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये प्रवाह बहुत ही सुनियोजित होता है। इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनॉन और विभिन्न साइटोक्रोम के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक डाउनहिल यात्रा करते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं वे अपनी ऊर्जा छोड़ते जाते हैं। इसी ऊर्जा का उपयोग कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 द्वारा मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक और बाहरी झिल्ली के बीच की जगह में पंप करने के लिए किया जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। हाँ, वो प्रोटॉन पंपिंग पूरी प्रक्रिया का दिल है। इसके कारण इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का एक बहुत बड़ा जमा बड़ा हो जाता है, जिससे झिल्ली के आर पार एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। इसे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम या बांध में जमा हुए पानी की तरह माना जा सकता है। इसमें अपार स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चालू रखने के लिए एक अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता की आवश्यकता होती है, और यहीं पर ऑक्सीजन की भूमिका आती है। ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही विशिष्ट और सीमित है। पूरी श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन केवल अंतिम चरण में कॉम्प्लेक्स 4 के पास आती है। ये कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की तरह है, जो पूरे सिस्टम से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स और मैट्रिक्स से कुछ प्रोटॉन्स को मिलाकर पानी का अणु बना लेती है। और हालांकि ऑक्सीजन केवल अंत में आती है, लेकिन इसकी उपस्थिति पूरी चेन को ड्राइव करती है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करने के लिए मौजूद नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह रुक जाएगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा। और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बिना ATP का निर्माण असंभव है। एकदम सही। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो वे वापस मैट्रिक्स में आने का रास्ता खोजते हैं। वे कॉम्प्लेक्स 5 के माध्यम से आते हैं, जिसे ATP सिंथेस कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के 2 मुख्य भाग होते हैं, F0 और F1। जो F0 है वो झिल्ली के अंदर एक चैनल या टनल के रूप में कार्य करता है, और F1 एक हेडपीस है जो मैट्रिक्स की तरफ उभरा रहता है। ये ATP सिंथेस सचमुच एक आणविक टरबाइन की तरह काम करता है। जब प्रोटॉन्स F0 चैनल से होकर गुजरते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा F1 हेडपीस में एक संरचनात्मक बदलाव लाती है, एक कन्फर्मेशनल चेंज। ये बदलाव एक उत्प्रेरक प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, जो ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP का निर्माण करता है। स्रोत में ऊर्जा उपज का बहुत ही स्पष्ट गणित दिया गया है। जब NADH के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो 3 ATP के अणु बनते हैं, और जब FADH2 के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो 2 ATP बनते हैं। इस तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वह चरण है जहां ग्लूकोज से प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा उपयोगी ATP में परिवर्तित होता है। अब अगर एक सैद्धांतिक बैलेंस शीट तैयार की जाए तो एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण एरोबिक ऑक्सीकरण से कुल 38 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होने की गणना की जा सकती है। किण्वन से मिलने वाले मात्र 2 ATP की तुलना में 38 ATP का आंकड़ा एरोबिक रेस्पिरेशन की अविश्वसनीय दक्षता को दर्शाता है। लेकिन स्रोत एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी प्रस्तुत करता है। 38 ATP की ये गणना कुछ सैद्धांतिक धारणाओं पर आधारित है जो वास्तविक जैविक प्रणालियों में शायद ही कभी पूरी तरह से लागू होती हैं। वो धारणाएं क्या हैं? वो गणना इस आदर्श स्थिति पर आधारित है कि श्वसन के सभी चरण जैसे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS एक के बाद एक क्रमिक और निर्बाध रूप से चलते हैं। और ये भी मान लिया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में बना NADH पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और कोई भी मध्यवर्ती यौगिक किसी अन्य जैविक प्रक्रिया के लिए पाथवे से बाहर नहीं निकाला जाता। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता में जीवित कोशिका एक बहुत ही गतिशील और बहुआयामी प्रणाली है। पाथवे एक साथ चलते हैं और कोशिका अपनी तत्काल जरूरतों के अनुसार रसायनों को अंदर बाहर करती रहती है। यह गतिशीलता श्वसन की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। हाँ, एम्फीबॉलिक पाथवे की ओर। पारंपरिक रूप से श्वसन को हमेशा एक कैटाबॉलिक पाथवे माना जाता रहा है, जिसका अर्थ है केवल बड़े अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना।
लेकिन ये स्रोत इस पुरानी धारणा को चुनौती देता है और स्थापित करता है कि श्वसन पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे मानना अधिक सटीक है। एम्फी का अर्थ होता है दोनों। इसका तात्पर्य है कि श्वसन पाथवे न केवल अपचय या टूटने में शामिल है, बल्कि यह उपचय यानी निर्माण के लिए भी एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। यह एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए जब कोशिका को फैटी एसिड्स का संश्लेषण करना होता है तो वो श्वसन पाथवे के बीच से एसिटाइल कोएंजाइम ए को बाहर निकाल लेती है। इसी तरह प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड्स बनाने के लिए क्रेब्स साइकिल के मध्यवर्ती अणुओं जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि कोशिका श्वसन पाथवे को एक रिसाइकलिंग सेंटर या रॉ मटेरियल डिपो की तरह इस्तेमाल करती है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वसा और प्रोटीन को तोड़कर एसिटाइल कोएंजाइम ए या पाइरूवेट में बदला जाता है ताकि वे पाथवे में प्रवेश कर सकें। ये कैटाबॉलिज्म हुआ। और जब निर्माण की आवश्यकता होती है तो इन्हीं अणुओं को पाथवे से बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि एनाबॉलिज्म है। ये सेलुलर अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस सेलुलर अर्थव्यवस्था में ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कोशिका किस प्रकार के ईंधन का उपयोग कर रही है। इसे मापने के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट या आरक्यू का उपयोग किया जाता है। आरक्यू उस अनुपात को दर्शाता है जिसमें श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऑक्सीजन का उपभोग किया जाता है। इसका सूत्र सीधा है, छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन का आयतन। आरक्यू का मान इस बात पर निर्भर करता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या ईंधन क्या है। जब कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो आरक्यू का मान 1 होता है। इसका अर्थ है कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका जितनी ऑक्सीजन अंदर लेती है, ठीक उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। लेकिन जब वसा का उपयोग मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है तो समीकरण बदल जाता है, क्योंकि वसा की रासायनिक संरचना में ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है। बिल्कुल, इसलिए उनके ऑक्सीकरण के लिए पर्यावरण से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्रोत में ट्राइपेमेटिन नामक एक फैटी एसिड का विशिष्ट उदाहरण दिया गया है, जिसका रासायनिक सूत्र C51H98O6 है। हाँ, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो 102 अणु कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, लेकिन 145 अणु ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसलिए इसका आरक्यू लगभग 0.7 होता है। इसी प्रकार जब प्रोटीन्स श्वसन पाथवे में प्रवेश करते हैं तो उनका आरक्यू अनुपात लगभग 0.9 होता है। ये डेटा कोशिका के मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत सटीक जानकारी देता है। हालांकि स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि जीवित जीवों में शुद्ध वसा या शुद्ध प्रोटीन का उपयोग शायद ही कभी अकेले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। कोशिका हमेशा परिस्थितियों के अनुसार एक मिश्रित आहार का उपयोग करती है। ये सभी जटिलताएं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस का सार्वभौमिक पाथवे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर प्रोटॉन का सूक्ष्म इंजीनियरिंग नेटवर्क हो या एम्फीबॉलिक पाथवे की अनुकूलन क्षमता हो, यह दर्शाती हैं कि पौधों में श्वसन महज हवा का आदान प्रदान नहीं है। यह आणविक स्तर पर संचालित होने वाला एक अत्यंत परिष्कृत और स्वविनियमित पावर प्लांट है। स्रोत की इस गहन रूपरेखा को समझने के बाद श्वसन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि पत्तियों के खामोश बाहरी आवरण के नीचे एक बहुत ही कोलाहलपूर्ण और व्यवस्थित जैव रासायनिक कारखाना 24 घंटे काम कर रहा है। बिल्कुल, यह जीवन की एक अद्भुत प्रक्रिया है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर एक उत्तेजक विचार श्रोताओं के सामने रखना प्रासंगिक होगा। जरूर। हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे पूरी तरह से ऑक्सीजन स्वतंत्र हैं और ये पृथ्वी के हर ज्ञात जीवित प्राणी में मौजूद है। ये जीवन की उत्पत्ति के समय से है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। यदि इस तथ्य को ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड के अन्य ऑक्सीजन रहित ग्रहों पर यदि कोई जीवन पनप रहा है तो वो भी ऊर्जा निष्कर्षण के लिए इसी ईएमपी पाथवे का उपयोग कर रहा होगा? क्या बात है! क्या ग्लाइकोलिसिस केवल पृथ्वी का जैविक इतिहास नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन का एक आधारभूत थर्मोडायनामिक नियम हो सकता है? ये निश्चित रूप से आगे के अध्ययन और विचार के लिए गहरा प्रश्न है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना है। ज्ञान की इस खोज को जारी रखें। नमस्ते।